रात के 2 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। आयशा जैसे ही बाहर दरवाजा खोलने के लिए जाती है और वो एकदम से चिल्ला पड़ती है। घर वाले सारे अंदर सो रहे थे और उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर एकदम से बाहर निकल पड़ते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। उसके घर वाले बाहर की तरफ झांकते हैं लेकिन किसी को कोई भी दिखाई नहीं दिया। आयशा की माँ आयशा से पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रही हो, तुमने क्या देखा। लेकिन आयशा बुरी तरह रोने लगी और वो अपनी माँ को कुछ नहीं बताती और अपने कमरे में अंदर चली जाती है। अब उसकी माँ उसके परिवार वालों से पूछती है कि आखिर क्या हुआ इसके साथ, क्योंकि आयशा की माँ सबसे बाद में आई थी। उससे पहले ही उसकी दादी और दादा आ चुके थे, उन्होंने ही आयशा को संभाला था। अब सारे अंदर जाते हैं और आयशा से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या देखा जो तुम्हारी चीख निकल पड़ी, तुम इतनी बुरी तरह से डर गई। लेकिन आयशा कुछ बोलने की हालात में नहीं थी कि वो किसी को कुछ बता सके। अगली सुबह सारे परिवार वाले आयशा के सामने खड़े थे और आयशा अपने बेड पर बैठी थी अपने कमरे के अंदर, और सभी पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्या देखा जो रात को तुम इतनी डर गई। अब भी आयशा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और वो उन्हें बोलती है कि मैं वैसे ही डर गई थी। अब परिवार वालों ने थोड़ी राहत की सांस ली कि शायद वैसे ही डर गई थी, लेकिन उनके दिमाग में एक सवाल और घूम रहा था कि रात के 2 बजे किसने दरवाज़ा खटखटाया जिसको खोलने के लिए आयशा गई थी, और जब उसने देखा तो कोई नहीं था। आखिर ऐसा क्या था या कौन था जो दरवाज़ा खटखटाकर भाग गया। तो आयशा का दादा बोलता है कि शायद पड़ोस के कुछ शरारती बच्चे ही होंगे जिसने रात को दरवाज़ा खटखटाया होगा और खटखटाकर भाग गए होंगे। अक्सर वो लोग ऐसा करते हैं। अगली रात को 2 बजे फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अब की बार दरवाज़ा आयशा के दादाजी खोलते हैं और वो देखकर एकदम से सुन्न रह गए और एकदम से चिल्ला पड़ते हैं। और फिर पूरा परिवार वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और वो उन्हें पूछते हैं कि आखिर तुमने क्या देखा। लेकिन उसका दादा कुछ नहीं बोलता। आखिर ऐसा वो लोग क्या देख रहे थे जिसको देखकर वो डर रहे थे और किसी को कुछ बता नहीं रहे थे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आयशा जो कि एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी, उसके पिता की डेथ 2 दिन पहले ही हुई थी। उनकी डेथ लगातार कई दिनों से बीमारी के चलते हुई। उन्होंने काफ़ी जगह उनका इलाज भी करवाया लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ और आखिरकार उनकी डेथ हो गई। और आयशा के पिता को पूरी रस्म रिवाज से दफनाया गया। अब देखते हैं कि आयशा के दादाजी ने क्या देखा। पूरे परिवार वाले आयशा के दादा सरफराज जी से पूछते हैं कि आपने आखिर क्या देखा जो आप इतनी बुरी तरीके से डर गए। तो सरफराज जी बताते हैं कि मैंने आयशा के पिता को अपने दरवाजे के बाहर खड़े देखा। वो बताते हैं कि उनका चेहरा इतनी बुरी तरह से जैसे उधड़ा हुआ था और वो उससे कुछ मांग रहा था, जैसे वो उसे कुछ बताना चाहता हो या कुछ डिमांड कर रहा हो। और जैसे ही सरफराज दोबारा देखते हैं पलक झपकाकर, वो एकदम से गायब हो जाता है और इतनी ही देर में सरफराज चिल्ला उठता है। ये सुनकर पूरा परिवार एकदम से स्तब्ध रह गया था, घबरा गया था, क्योंकि उन्होंने ये उम्मीद नहीं थी कि सरफराज ऐसा कुछ कहेंगे जिससे पूरे परिवार की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी या इतने ज़्यादा डर जाएंगे। वो सारे परिवार वाले सरफराज के चारपाई के चारों तरफ बैठ गए, उन्हें दिलासा दे रहे थे कि आपने एक सपना ही देखा है। वो चाहते थे कि उन्हें ज़्यादा डर ना लगे क्योंकि उनकी एज भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, कभी कुछ और ही अनहोनी ना हो जाए।
क्योंकि 2 दिन पहले ही सरफराज का बेटा नवाब, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा था, कभी वो भी उनकी तरह ही चल बसे। ये सोचकर वो अपने दादाजी को दिलासा दे रहे थे सरफराज को। लेकिन सरफराज कुछ समझ नहीं पा रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था, जैसे वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उसके चेहरे पर डर अलग ही दिखाई दे रहा था। आयशा भी वहीं पर खड़ी थी और वो वहीं पर खड़ी खड़ी रोने लगी। अब पूरे परिवार का ध्यान आयशा की तरफ जाता है और आयशा रोते रोते बताती है कि मैंने भी अपने पिता को कल रात को देखा था। मैं इसलिए ही डर गई, लेकिन मैं डर के मारे किसी को बता नहीं पाई कि शायद ये मेरा वहम तो नहीं, जिसकी वजह से मैंने अपने पिता को देखा। शायद मैं अपने पिता को प्यार इतना ज़्यादा करती थी जिसकी वजह से मुझे इस बात का वहम हो गया हो कि मेरे पिता मेरे सामने ही खड़े हैं। लेकिन अब दादाजी ने भी देखा है तो इसका मतलब वो बात बिल्कुल सच थी। अब आयशा और ज़्यादा डर गई और परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा डर गए। अब परिवार वालों को नींद आना बहुत मुश्किल था। अब सारे परिवार एक साथ सोने का निर्णय लेते हैं कि अब पूरा परिवार एक साथ एक ही कमरे में सोएंगे और अगले दिन इसके ऊपर कुछ कार्रवाई या जो भी कुछ होगा देखा जाएगा, अगले दिन ही करेंगे। अब पूरा परिवार एक ही कमरे में सोने के लिए अपनी अपनी चारपाई लगा लेता है। हालांकि नींद उन्हें आने वाली नहीं थी, क्योंकि 2 ऐसे इंसिडेंट उनके घर में हो गए थे और तीसरा आयशा के पिता की डेथ। लेकिन बड़ी मुश्किलों से सरफराज जी को थोड़ी बहुत नींद आई और उन्हें एक बहुत ही भयानक सपना आता है कि उनका बेटा नवाब उन्हें बोल रहा है कि मुझे बचा लो, कोई मुझे मेरी कब्र से निकाल रहा है, मुझे मेरी कब्र पे आकर मुझे बचा लो। ये सपना भी अधूरा ही था कि सरफराज की आंख खुल जाती है और वो एकदम से घबरा कर खड़ा हो जाता है और पूरा परिवार, जो कि अभी सोया भी नहीं था, वो देखकर वो और ज़्यादा घबरा जाते हैं। अब सरफराज उन्हें बोलता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा अजीब हुआ है जिसकी वजह से हमें नवाब बार बार दिखाई दे रहा है, कुछ तो उसके साथ गलत हो रहा है। हमें कल कब्रिस्तान में जाना पड़ेगा और मुझे नवाब की कब्र की तफ्तीश करनी पड़ेगी, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। ये कहकर सरफराज वहीं पर ही बैठ जाता है। अगले दिन सरफराज और आयशा वाली बात उनके गली मोहल्ले में फैल जाती है और आस पड़ोस वाले लोग भी उनके घर आ जाते हैं और उन्हें इस बारे में पूछते हैं कि आखिर उन्होंने क्या देखा। अब सरफराज और आयशा उन्हें सब बात बता देते हैं। अब जो वहाँ के बड़े बुजुर्ग लोग थे वो सरफराज को बोलते हैं कि आप हमारे साथ कब्रिस्तान में चलिए, कुछ ना कुछ वहाँ पर ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से आपको नवाब बार बार दिखाई दे रहा है। अब वो पड़ोस वालों के साथ कब्रिस्तान में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं तो कब्र वैसी की वैसी थी, वहाँ पर कुछ भी बदलाव नहीं था। और वहाँ से वो थोड़ी देर इधर उधर देखते हैं और उसके बाद सारे के सारे घर वापस आ जाते हैं। और अगली रात को फिर से वैसा ही हुआ। रात को दरवाज़ा खटखटाया जाता है, लेकिन परिवार वाले इतने डर चुके थे कि वे डर के मारे दरवाजे को खोलते ही नहीं हैं और अंदर कमरे में ही फुसफुसाहट कर रहे थे कि आज भी शायद वैसा ही कुछ है। गली मोहल्ले में ये बात इतनी फैल जाती है कि कल रात को भी सरफराज जी का दरवाज़ा खटखटा गया, शायद नवाब कल रात को भी आया था। अब गली मोहल्ले में भी इतना डर फैल गया था कि सब अपने गेट और दरवाज़ों पर अंदर से ताला लगाने लगे। सब के सब इतने ज़्यादा डर चुके थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। और उसके अगले ही दिन फिर से सरफराज जी के घर का दरवाज़ा खटखटाया गया रात के 2 बजे। अब सरफराज जी बहुत घबरा गए, लेकिन
सारे के सारे परिवार वाले दरवाज़ा खोलने के लिए जाते हैं, क्योंकि अकेले तो सरफराज जी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी दरवाज़ा खोलने के लिए, और उससे बड़ा उम्र में उस परिवार में कोई था भी नहीं, तो हिम्मत भी उनको ही दिखानी थी। अब सारा परिवार इकट्ठा होकर जैसे ही अपने दरवाजे को खोलने के लिए जाता है तो वहाँ पर कोई ही नहीं था। अब वो घर से निकलकर जैसे ही देखते हैं, पूरी की पूरी गली एकदम खाली थी और वहाँ पर कोई नहीं था। अब वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अंदर अपने ही एक ही कमरे में सारे के सारे आकर बातचीत कर रहे थे कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा, हमें किसी न किसी से इस बारे में बात करनी पड़ेगी जो इसका कुछ सॉल्यूशन निकाल सके, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। अब रात ज़्यादा हो चुकी थी और जैसे ही रात को उन्हें नींद आती है तो आयशा की मम्मी यानी नवाब की पत्नी अस्मीना को नींद आ जाती है और उसके ख्वाब में उसका पति नवाब आता है और उसे बोलता है कि मुझे बचाओ, कोई मुझे अपने साथ अपने घर पर लेकर जा रहा है, मुझे कब्रिस्तान में आकर बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। और ये सपना अभी उसका भी पूरा नहीं हुआ था कि वो चिल्लाकर खड़ी होती है। पूरा परिवार पहले से ही इतना डरा हुआ था और ज़्यादा डर जाता है। अब जैसे ही वो उन्हें पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो बताती है कि मेरे सपने में आयशा के पिता आए थे और वो मुझे बोलते हैं कि मुझे बचाओ, कोई मुझे अपने साथ लेकर जा रहा है, मुझे कब्रिस्तान में आकर बचाओ। अब उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अब वो उसे इतनी रात को सिर्फ दिलासा दे सकते थे, उसके अलावा वो कर भी क्या सकते थे। अगले दिन सरफराज जी अपने एक दोस्त को लेकर पास की दरगाह में एक मौलवी जी के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि कुछ दिन पहले ही मेरे बेटे की डेथ हुई थी और उसके बाद वो हमें बार बार दिखाई दे रहा है। कई बार तो हमें सपने में दिखाई देता है और 2 बार तो हमें आमने सामने ही दिख गया। तो मौलवी जी उन्हें पूछते हैं कि वो जब तुम्हें दिखाई देता है तो वो तुम्हें कुछ बोलता है या फिर चुपचाप ही खड़ा दिखाई देता है। तो सरफराज जी उन्हें बताते हैं कि वो हमें बोलता है कि कोई मुझे अपने साथ लेकर जा रहा है, मुझे बचाओ। ये उसके वर्ड होते हैं और उसके बाद हमारी आँख खुल जाती हैं और जब वो हमें आमने सामने दिखता है तो वो बहुत ही बुरी डरी हुई कंडीशन में होता है, जैसे वो पूरी तरह से काँप रहा है, जैसे किसी से घबरा कर हमसे मदद मांग रहा है। ये सुनकर मौलवी जी उसे बोलते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ राज है, मुझे उसके कब्र के पास ले चलो। जैसे ही मौलवी जी कब्र के पास जाते हैं तो वो थोड़ी सी कब्र की मिट्टी हटाकर देखते हैं और उसके ऊपर अपना कान लगाते हैं और फिर खड़े होते हैं और वहाँ पर अपना सर रखते हैं उस कब्र के पास और फिर उन्हें बोलते हैं कि इसमें तो तुम्हारे बेटे की डेड बॉडी है ही नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये सुनकर सरफराज जी जैसे भौचक्के हो गए, उसे जैसे चक्कर से आने लगे, वो वहीं पर ही गिर पड़ा। वो तो उसके साथ उसका दोस्त था, वो उसे संभालता है और वो तुरंत ही पास के कुछ लोगों को बुलाता है और कब्र को खोदने लगते हैं। अब जैसे ही कब्र की खुदाई होती है, उसके अंदर जो कैफिन था वो बिल्कुल खाली था, उसके अंदर नवाब की लाश ही नहीं थी। अब पूरा परिवार एकदम अचंभे में रह गया, साथ में जो लोग आए थे वो भी बहुत घबरा गए और ये बात थोड़ी देर में ही पूरे गांव मोहल्ले में पहुंच गई कि नवाब की लाश कब्रिस्तान से गायब हो गई है। ये बहुत ही संगीन मामला था जिसको देखकर सभी घबरा गए। अब वो मौलवी जी से पूछते हैं कि अब क्या किया जाए, इसका क्या सॉल्यूशन है। तो मौलवी जी उन्हें बोलते हैं कि अब इस मिट्टी को वापस वहीं पर ही कर दो जहाँ पर ये था, मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे एक बार दरगाह में वापस जाना पड़ेगा, मैं वहीं से ही बता सकता हूँ कि नवाब के साथ क्या हुआ था और अब उसकी डेड बॉडी कहाँ पर है। ये बोलकर मौलवी जी वहाँ से चले जाते हैं
और सरफराज और उसके साथ आए हुए लोग भी मौलवी जी के साथ ही निकल पड़े। मौलवी जी दरगाह से बाहर निकलकर एक जगह पर ध्यान में बैठ गए। वो एकदम खुली जगह थी और फिर अपनी आंखें खोलते हैं और सरफराज और उनके साथ आए हुए लोगों को बोलते हैं कि उसकी डेड बॉडी पड़ोस के गांव में एक व्यक्ति के घर पर है और वो उस पर कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, जिसकी वजह से नवाब की आत्मा तुम लोगों से बार बार मदद मांग रही है। अगर तुमने उसकी मदद नहीं की तो वो उसकी आत्मा को अपने कब्जे में कर लेगा। ये सुनकर सभी के सभी घबरा गए और मौलवी जी के साथ वो उस पड़ोस के गांव में जाते हैं और जैसे ही उसके घर के बाहर पहुंचते हैं तो लोगों के अंदर इतना गुस्सा था कि उसने जाते ही उस व्यक्ति के दरवाजे में अपने लात घुसे चलाने शुरू कर दिए और दरवाजा तोड़ दिया। और वो व्यक्ति अपने आंगन में ही बैठा था। वो एकदम से डर गया और वो उन्हें पूछता है कि तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो। अब वो उन्हें बोलते हैं कि तुम्हें पता तो है हम क्या चाहते हैं। सारे के सारे लोग उसके घर में छानबीन करने लगते हैं, सारे सामान को इधर उधर हटाकर देख रहे थे और तभी उनकी नज़र एक संदूक जैसे ताबूत पर पड़ती है जो कि लकड़ी का था और वो उसे उठाकर देखते हैं, यानी खोल कर देखते हैं तो उसके अंदर नवाब की डेड बॉडी थी और उसके शरीर के अंग जैसे काट रखे थे, कई हिस्से वहाँ से गायब थे, जैसे उस पर कुछ तंत्र मंत्र काला जादू किया हो। ये देखकर वो लोग बहुत ही गुस्से में उस आदमी को पीटने लगते हैं और वहाँ पर पुलिस को बुला लेते हैं और उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। और सभी लोग नवाब की डेड बॉडी को अपने साथ लेकर जाते हैं और दोबारा कब्रिस्तान में दफना देते हैं। और अब उनके साथ मौलवी थे और वो अपनी तंत्र मंत्र से उसकी आत्मा को उससे आज़ाद करवा देता है। और उसके बाद नवाब की आत्मा कभी भी उसके परिवार वालों को दिखाई नहीं दी और ना ही कभी वो अपने परिवार वालों के सपने में दोबारा कभी आया। तो कैसी लगी आपको ये हॉन्टेड वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगती है। आपका कमेंट हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। धन्यवाद।